करीब 450 से 500 साल पहले महाराष्ट्र में एक यूरोपीय पद्धति का शहर हुआ करता था। वहां अधिकारी सैनिकों के घर थे, मार्केट, हॉस्पिटल और कोर्ट था। इतना ही नहीं, नगर पालिका भी थी, रास्ते और होटल भी थे। पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी हुआ करता था। अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आपको सच लगेगा, लेकिन ये सच है। महाराष्ट्र में मुंबई से थोड़ी दूर के अंतर पर एक ऐसा शहर हुआ करता था। ऊंची ऊंची इमारतें और भरा पूरा सा भव्य शहर वसई किले के भीतर हुआ करता था। इस किले की जानकारी और इस किले की कहानी हम इस सीरीज में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ऐतिहासिक सफर। वसई का किला, इस पर व्यापार के नाम पर पुर्तगालियों ने भारत में कितने ताकतवर तरीके से अपनी जड़ें जमा कर बैठे थे और उनको उखाड़ फेंकने के लिए मराठी सत्ता कैसे ही उतनी ही ताकतवर थी, इस बात का लोहा तो मानना पड़ेगा। वसई का किला पुर्तगालियों के खिलाफ चिमाजी अप्पा के द्वारा किए गए एक विशेष मुहिम के कारण काफी प्रसिद्ध हुआ। मराठी में मुहिम शब्द का अर्थ होता है रणनीतिक लड़ाई। उसके बाद वसई की मुहिम अर्थात वसई की लड़ाई, इस शब्द को इतिहास में विशेष स्थान मिला, लेकिन ये स्थान महाराष्ट्र के कोरलाई और चौल जैसे किलों को नहीं मिल सका। इसलिए वसई के ऐतिहासिक विजय की जानकारी होना आवश्यक है। अब ये वसई है कहाँ? वसई ये शहर उत्तर की तरफ मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूरी के अंतर पर है। एक समय थाने जिले का ये शहर अब पालघर जिले का एक महत्वपूर्ण शहर जाना जाता है। इसे ब्रिटिश काल में बेसिन या बसीन इस नाम से पुकारा जाता था। पुर्तगालियों के भारत के उत्तरी तरफ के प्रांत का नाम प्रोविंसिया दो नॉर्टे था। इसमें उत्तर में दमन और दक्षिण में कारंजा, करीब 200 किलोमीटर के अंतर में ये दो प्रांत आते थे। इसमें दीव का द्वीप था और चौल भी आता था। ये भाग उस समय गुजरात और अहमदनगर अर्थात अहमदनगर वाली निजामशाही राज्य के अंतर्गत था। उनके प्रांतों की राजधानी वसई थी। गुजरात के सुल्तान ने मुगलों से लड़ाई के लिए मदद मांगते समय वसई की कमान पुर्तगालियों के हाथ में दे दी और यहाँ पर पुर्तगालियों ने अपना मजबूत दावा काफी लंबे समय तक बरकरार रखा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार वसई किले का गुजरात के सुल्तान से किसी भी प्रकार का सीधा संबंध नहीं दिखाई पड़ता। वसई का इतिहास बताते समय हमेशा ये बताया जाता है कि ये किला पुर्तगालियों ने बनाया। पुर्तगाली 20 जनवरी 1536 को यहाँ आए, लेकिन उसके पहले ही भोंगले राजा 1194 अर्थात 12वीं सदी में भोंगले राजा ने एक छोटा सा गढ़ बनाया था, जो नागेश महादेव की गढ़ी या भोंगले राजा की गढ़ी इस नाम से प्रसिद्ध थी। आगे गुजरात के सुल्तान का एक सरदार मलिक तुगान भोंगले राजा का पराभव करके या उस समय के राज करने वालों का पराभव करके काफी समय तक यहाँ रहा। उसके बाद पुर्तगालियों ने मलिक तुगान का पराभव करके पहले से स्थापित गढ़ी से वसई का किला तैयार किया। लंबे समय तक यानी 64 वर्ष तक इस किले को बनाने का काम चला। वसई की आश्चर्य करने वाली बात देखी जाए तो इस किले में वर्तमान उपलब्ध अवशेष, महाराष्ट्र के अन्य कई किलों में हमने देखा है कि किले धीरे धीरे ढह चुके हैं, कुछ खराब हो चुके हैं, लेकिन वसई किले को भीतर से देखने पर करीब 150 से अधिक वास्तु आज भी उसी स्थिति में उपस्थित है। गुजरात के सुल्तान के समय किया गया थोड़ा सा निर्माण पुर्तगालियों के काल में बहुत तेजी से बढ़ा। किले को भीतर और बाहर सुरक्षित आकार देने के लिए भव्य पैमाने पर किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ। भीतर मुख्य किला यानी कि हेडक्वार्टर, चर्च, इमारत, रहने की जगह, बाहर मोटे बुर्ज जैसी तटबंदी पुर्तगाली ने बहुत तेजी से बनाना शुरू किया। वसई किले का प्रदेश एक द्वीप की तरह है। पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण और नैऋत्य में उल्हास नदी या उसे वसई की खाड़ी कहते हैं, और उसी का एक भाग पूर्व में भी था। इस प्रकार जमीन से जुड़ा हुआ लेकिन पानी से घिरे हुए इस किले में पुर्तगालियों ने एक शहर की व्यवस्था बनाई थी। उन्होंने 1536 से लेकर 1739 तक इस किले पर बहुत मजबूती से अपनी पकड़ बरकरार रखी। उसके बाद ये किला मराठी साम्राज्य में शामिल हो गया। इसके लिए सबसे रोमांचित और हैरानी कर देने वाली बात अगर देखी जाए तो वो है अत्यधिक बुर्ज वाली इसकी ऊंची दीवारें और मोटी तथा चौड़ी तटबंदी।
जिन्हें पता नहीं होगा कि बुर्ज किसे कहते हैं, उनके जानकारी के लिए बता दूं, किले के कोनों पर बुर्ज वह क्षेत्र होता है जहां से दुश्मन पर कड़ी नजर रखी जाती है और उसके प्रवेश करते ही वहीं से आक्रमण कर दिया जाता है। बुर्ज की सैन्य टुकड़ी जो होती है, हमेशा उनको अलर्ट मोड पर रखा जाता है। इस किले में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजा मुख्य भूमि में और दूसरा दरवाजा खाड़ी की तरफ खुलता है। साओ सेबेस्टियो, साओ पाउलो, साओ पेड्रो, सेंट फ्रांसिस जेवियर, इस प्रकार के अनेक बुर्ज इस किले के कोने पर हैं। इस किले में 3 चर्च हैं और जेसुएट के अध्ययन के लिए कॉलेज भी यहीं पर था। भीतर रास्ते और बस्तियों की विशेष रचना की गई थी। किले में एक जेल और कोर्ट भी था। इस किले में बाजार भी बसाया गया था तथा पेशवाकालीन वज्रेश्वरी देवी मंदिर का भी निर्माण भी इस किले के भीतर किया गया था। पेशवाओं द्वारा किले पर कब्जे के बाद उन्होंने बुर्जों के नाम बदल दिए। उन्होंने यशवंत, कल्याण, भवानी, मार्तंड, वेताल, दरिया, इस प्रकार के बुर्जों के नाम रखे। इस प्रकार वसई के किले की भीतर की सुरक्षित मुख्य गढ़ यानी हेडक्वार्टर के साथ साथ किले के भीतर एक पूरा शहर ही बन और बस चुका था। पुर्तगालियों के इस मुख्य गढ़ का नाम फोर्टे दे साओ सेबेस्टियो रखा गया था। यह जगह किले के मध्य भाग में है। करीब 3 किलोमीटर लंबी तटबंदी यानी कि घेराबंदी पर बने 10 बुर्जों के द्वारा इस किले का रक्षण होता था। यह किला मिश्र दुर्ग प्रकार का किला है। यह किला पूरी 110 एकड़ में फैला हुआ है। 1536 से लेकर 1600 तक 64 वर्ष का समय इसे बनाने में लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यदि देखी जाए तो वसई किले की नगर व्यवस्था आज भी वसई किले में उपलब्ध है। जैसे रास्ते, ड्रेनेज लाइन सिस्टम, कितनी भी बरसात हो आज भी वसई किले के भीतर कहीं पानी जमा हुआ हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। एक उन्नत तरीके की नगर व्यवस्था वसई किले के भीतर देखने को मिलती है। पश्चिम किनारे पर उस समय ब्रिटिशों के ही बराबरी में पुर्तगाली भी बहुत ही ताकतवर और लड़ाकू माने जाते थे। उनके बीच हमेशा तनातनी जैसी स्थिति बनी रहती थी। मराठा और पुर्तगाली, इनके बीच सबसे पहले बड़ा विवाद 1719 में मराठों द्वारा कल्याण जीतने के बाद शुरू हुआ। उसके बाद 1737 में मराठों ने थाने का किला जीत लिया और वसई की मुहिम की शुरुआत हुई। 1739 में मराठों ने वसई पर कब्जा किया। उसके बाद पुर्तगालियों का उत्तर के प्रति पकड़ कम हो गई। वसई की मुहिम का नेतृत्व करने वाले चिमाजी अप्पा का बखान पुर्तगालियों ने अपने शब्दों में किया और कहा, इस हार में हमने अपना प्रांत नहीं गवाया बल्कि वहां के लोगों का विश्वास और राजनीति का स्थान भी गवा दिया। ऐसा उन्होंने स्वयं कबूल किया। 26 मार्च 1737 को इस मुहिम की शुरुआत हुई और 16 मई 1739 को ये मुहिम समाप्त हो जाती है, जिसको हम आप 3 वर्ष बोलते हैं, लेकिन यह करीब 27 महीने की मुहिम है। और इस मुहिम की विशेष और ध्यान देने वाली बात अगर की जाए तो मराठाओं का इस मुहिम के प्रति समर्पण और त्याग, उनकी सभी की एक बहुत बड़ी निष्ठा इस मुहिम के प्रति देखने को मिलती है। इस मुहिम में पेशवाओं के करीब सभी महत्वपूर्ण सरदार शामिल थे। मल्हार राव, राणोजी शिंदे, गंगाजी नाईक अंजुरकर, बाजी भीमराव रेटरेकर, शंकाजी केशव फड़के इत्यादि सरदारों की बात की जाए तो करीब 300 लोगों के नाम इनमें लिए जाते हैं। मराठाओं के इस किले पर कब्जे के बाद 1739 से मराठा साम्राज्य के होने तक अर्थात 1818 तक उनका ही राज्य था। उसके बाद ये किला ब्रिटिशों के अधीन आने पर उन्होंने इस किले पर उतना ध्यान नहीं दिया। ब्रिटिशों ने यानी कि अंग्रेजों ने यह किला भाड़े पर कारखाने के लिए दे दिया। उस समय ब्रिटिशों ने लिटिल वुड के नाम के व्यक्ति को शक्कर का कारखाना बनाने के लिए एक किला भाड़े पर दिया, लेकिन सही मुनाफा न होने के कारण, अत्यधिक कर्ज में डूबने के कारण लिटिल वुड नाम के व्यापारी ने इस किले के पत्थर को निकालकर बेचना शुरू कर दिया। ब्रिटिशों के समय में मुंबई में बड़े पैमाने पर ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण कार्य चल रहे थे। उन्हें बनाने में इन्हीं किलों के पत्थरों का सर्वाधिक उपयोग किया गया। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगे तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना या ना करना पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड है। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर, एक नई रोमांचकारी जानकारी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ रहे।